ओके सो गुड इवनिंग, कंटिन्यू करें। तो हम लोग कहाँ पे थे? पहले इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया होगा 59। ये कल बताया था मैं लास्ट क्लास में, ये कर दूंगा सॉल्व। वैसे आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, बहुत छोटा सा है, आसान सा क्वेश्चन है, जैसे ये किया था वैसे ही है एलएलबी। और इसका चलो फॉर्मूला यूज कर लिया था। ये लेमन सेफी से डिफिकल्ट होगा, राव ब्लैकमेलाइजेशन टेक्निक जो है उससे आसान होगा। तो हो गया कि मैं सॉल्व करूं? कल की क्लास में यही स्टॉप किए थे ना रात को, कल 9 to 11 जो बैच हुई थी। रेहाना तो बोलो सॉल्व किया है या मैं करूं या आगे बढ़ूं, थ्योरी बताऊं आगे? पहले तो ये होता मैं ऑडिबल हूं कि नहीं हूं, सब लग रहे हैं सो गए। सब सोए हुए हो क्या तुम लोग? तो रात की क्लास में ना ऐसे ही है। इसका आंसर आया कि नहीं आया ये बताओ। 6/32 से रहेगा। हाँ आसान है ना। तो ये जो साई थीटा है ये कुछ और थोड़ी है, ये है प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन इक्वल टू 4, यही तो है। अगर ये फाइंड करोगे पॉइजन में, तो कर तो लिया था कल, कुछ बच्चों ने कर लिया था कल ही। तो ये था, ये लिखा था हमने साई थीटा पॉइजन थीटा में। तो ये पीएमएफ है और 4 से इंफिनिटी। तो तुम यहाँ अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाओगे 1 जब x1 मोर देन इक्वल टू 4 है, 0 अदरवाइज ये है। तो अब तुम्हें कंप्लीट सफिशिएंट पता ही है। सो दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर t जो कि है समेशन xi, दिस इज, ठीक है, समेशन xi है। तो क्या होगा? दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, ऐसा होगा। तो बस अब यहाँ पे n तो तुम्हारा 2 है ना, सैंपल साइज तो 2 ही दे रखा है, n तो यहाँ पे 2 ही है। तो एक्सपेक्टेशन डेल्टा गिवन t, अब t क्या है? समेशन xi। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो, यूज कर लो 4 + 5, ऐसे ही लिख लो डायरेक्टली। मतलब ये हो गया एक्चुअली कि एक्सपेक्टेशन डेल्टा, ओपन करोगे तो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी ना ये। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन इक्वल टू 4 गिवन t क्या है? t है x1 + x2 और इसकी वैल्यू 5 गिवन है वहां पे ऑलरेडी। तो यहां से हमें पता है कि x1 गिवन x1 + x2, ठीक, इज इक्वल टू 5। तो x1 गिवन x1 + x2 इज इक्वल टू 5। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बोलो भाई। 5, ठीक, 5/1/2। तो यहां से आपका आ जाएगा, तो ये मोर देन, मान लो इसका नाम मैं रख देता हूं सपोज
इसका नाम रख दिया W फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज नथिंग बट W मोर देन इक्वल टू 4। यहाँ W जो है इसका नाम रखा मैंने, W इज बाइनोमियल 5,1/2। तो बस अब W का सपोर्ट क्या है, W का सपोर्ट है 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो बाइनोमियल है तो W का सपोर्ट 0 से 5 भी हो सकता है। एंड फिर तो यहां से ठीक है ना, तो मतलब W इज इक्वल टू 4 प्लस W इज इक्वल टू 5। अब W इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब है, तो बाइनोमियल 5 हाफ में W बराबर 4 निकाल लो, तो 5C4 ठीक, एंड हाफ की पावर 5 प्लस 5C5 हाफ की पावर 5, तो 5C4 इज 5, 5C5 इज 1, तो 5 प्लस 1 6, और ये 1/2 की पावर 5 मतलब 32, तो 6/32। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर है 6/32। किसी को डाउट है तो पूछो। सो दिस इज UMVE है ना, ये जो है दिस इज UMVUE। चलो तो अभी क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या है, फिर ठीक है चलो तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, ठीक है। शॉर्ट में तो MM भी बोलते हैं ना, MME भी बोल सकते हो है ना, MME। क्या डेफिनेशन है इसका, हाउ डू डिफाइन, वो भी ट्राई करो, कैसे डिफाइन करते हो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर को। हाँ, उससे जो एस्टीमेट निकल के आता है वो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टीमेट होता है। सब रिस्ट्रिक्शन यही होगी कि मोमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए बेसिकली। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे मेनली जो है ना, एक मतलब आपको सैंपल मोमेंट के टर्म में एक एस्टिमेटर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करें कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मतलब कुछ बचा तो नहीं। इसका देखो ये मतलब क्या है कि जो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है MLE है, ये कुछ तरीके हैं एस्टिमेटर ढूंढने के। जैसे मान लो आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उसमें कुछ अननोन पैरामीटर होगा, तो उसका एस्टिमेटर नहीं पता आपको क्या एस्टिमेटर ले, तो कुछ तरीका सजेस्ट किया गया है कि इस तरीके से आप एस्टिमेटर कुछ ढूंढ सकते हो। तो ये एक वे है एस्टिमेटर फाइंड करने का, है ना। तो इसमें क्या होता है कि लेट x1 x2 xn be a random sample from population, मान लो f थीटा x, ठीक। तो मतलब उस डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा पैरामीटर है। So the value of theta obtained by
obtained by solving following system of equation। क्या, हाँ चलो ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशंस क्या होती है कि आप x बार को इक्वल रखोगे ex के, मीन्स मतलब ये हो गया दैट इज, तो इसका मतलब ये है ना कि 1/n समेशन xi इज इक्वल टू ex, ये पहली इक्वेशन होगी। 1/n समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल टू ex स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जो राइट साइड है ये पॉपुलेशन मोमेंट्स हैं, जो लेफ्ट साइड है वो सैंपल मोमेंट है। तो फर्स्ट एंड सो ऑन इट विल गो ऑन। तो डिपेंड करता है कितने इक्वेशन कंसीडर करने हैं आपको। कैसे पता चलेगा कितने इक्वेशन कंसीडर करने हैं? कोई जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं एक ही पैरामीटर है लेकिन ये तुम्हारा कोई आंसर नहीं देगा, ऐसा होता है ना सर। बेसिकली इक्वेशन वगैरह देख के भी कि सोल्व भी ना हो रही हो तो हाँ, अगर इससे नहीं मिल रहा है तो अगला यूज करो इस तरीके से। तो एज मेनी एज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है तुम्हें। आर बोल दो इसको, पावर आर, है ना, एंड सो ऑन चलता रहेगा इस तरीके से। कितने भी ले सकते हो, है ना, फॉर आर, तो ये तो ऐसे है ना, फॉर ऑल आर इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सिंपल यही समझ लो। तो आपको इसको इक्वेट करने हैं, जो भी यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो उस थीटा का मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है, ठीक। सर यहाँ पे n पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, n तो सैंपल साइज है ना, वैसे कोई जरूरी नहीं है, n जैसे सैंपल, हाँ WLN में हम लोग पढ़ते हैं कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जस्ट इक्वेट कर रहे हैं, लिमिट नहीं ले रहे हैं, जस्ट इक्वेट। सैंपल साइज 2 भी हो सकता है तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल कुछ करके देखो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ऐसे सॉल्व करने से अच्छा है कि हम कुछ क्वेश्चन PYQ वाला ही देख लेते हैं। देखो तो आपको ये भी हो जाएगा और दोनों हो जाएगा। चलो जैसे ये क्वेश्चन है, आइए ट्राई करते हैं। तो एमएलई बता ही देता हूँ, दोनों से पूछ रहा है तो एमएलई बता के फिर आते हैं एक साथ, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या है यहाँ पे कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या कर रहा है, जस्ट आपको पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन को इक्वल करना है आपको। और एमएलई क्या होता है, ठीक है, समझ रहा है, इसको इक्वल एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा जितना तक जाना है। सो दिस विल गो ऑन, इसको जहां तक लिखना चाहो उससे लिख सकते हो, जरूरत है। अब ये तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर हो गया। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ना, वहां पे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, तो मोमेंट यूज हो रहा है कि फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट सैंपल मोमेंट, दूसरी इक्वेशन है सेकंड पॉपुलेशन मोमेंट इज इक्वल टू सेकंड सैंपल मोमेंट एंड सो ऑन, आरएथ या जहां कहीं तक भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, यहाँ लाइक्लीहुड यूज होगा। लाइक्लीहुड क्या होता है देखो, लेट x1, x2 up to xn be a random sample from so x1, x2, x3 and so on xn जो होगा, so they are random sample from population f theta x, इस तरीके से। So this be a random sample from population f theta x. तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है,
सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज डिफाइंड एज, तो सिंपल है ये तो, एल थीटा, इसका नोटेशन ये लिखेंगे कैपिटल एल, मैंने पहले भी यूज किया इसको। तो ये है ज्वाइंट पीडीएफ ही है एक्चुअली, तो उस सैंपल का ज्वाइंट पीडीएफ है जो कि चूंकि इंडिपेंडेंट है, तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 ऐसा लिख लो। तो ये अभी ज्वाइंट है तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो इसी को आप शॉर्ट में क्या लिखते हो, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पे मजे की बात ये है कि ज्वाइंट पीडीएफ है लेकिन फंक्शन यहाँ वेरिएबल यहाँ थीटा है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ वेरिएबल क्या है आपका, थीटा है, ये एक फंक्शन ऑफ थीटा है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, समझिए एमएलई है ना। सो एमएलई क्या होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स होता है is value of theta in the domain of likelihood function। so MLE क्या है, MLE is the value of मतलब थीटा वेरिएबल है ना, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करना है मुझे, लाइक्लीहुड फंक्शन है तो मुझे पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड करना है, दैट पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा इज MLE। तो द वैल्यू ऑफ थीटा in the domain of L theta at which global maxima exist, या function is maximum at which, क्या लिख रहा हूँ, domain of F theta at which point of maxima exist। सर डोमेन ऑफ एल थीटा या डोमेन ऑफ थीटा, डोमेन ऑफ फंक्शन का डोमेन ना, तो वो थीटा का रेंज हो जाएगा, जो तुम समझ रहे हो वो थीटा का रेंज है ना। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, जैसे मान लो fx बराबर 1/x है, तो इसका डोमेन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0। हाँ तो वही यहाँ भी होगा, तो यहाँ fx तो है, x की जगह थीटा है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन, तुमने जो x इक्वल टू नॉन जीरो क्या है, किसका डोमेन है, x का या फंक्शन का, फंक्शन का, तो ये भी फंक्शन का डोमेन होगा। सो थीटा की वैल्यू लाइक्लीहुड फंक्शन के डोमेन में जिस पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, एट विच पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट, कौन सा मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट, ठीक है ना, ये ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट इज, कहने का मतलब ये हो गया कि जो MLE ऑफ थीटा इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, है ना, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू काफी है। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोला मतलब वही एक्चुअली कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करे। तो तुम्हें समझ रहा हो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, तुम बुक्स में देखो तो कुछ ऐसा लिखते हैं लोग, बुक्स का डेफिनेशन कैसा रहता है, बुक्स में लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि थीटा एट विच, बेसिकली ऐसे लिख देते हैं वो कि वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच मैक्सिमाइजेस द फंक्शन। अच्छा इसमें क्या लिखा है, रोहतगी में लिखा है द फंक्शन लाइक्लीहुड कंसीडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इज कॉल्ड लाइक्लीहुड, ठीक है। अब बोल रहा है कि MLE is choosing an estimator of theta that maximizes likelihood function, simple, कि the value of theta that maximizes likelihood function। ये लोग क्या लिखते हैं कि मैंने इतना लंबा जो लिखा है, the value of theta that maximizes L theta, इतना ही डेफिनेशन काफी है, मतलब थीटा की वो वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करती है, तो वो MLE है। तो somehow आपको यहाँ चैलेंज ये होता है लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना, फिर उसका डोमेन डिसाइड करना, फिर उस डोमेन में से आपको वो पॉइंट ढूंढना जिसपे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रही है, सिंपल। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, फिर इसका इनवेरिएंस प्रॉपर्टी और ये सब डिस्कस करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। किसी को डाउट है डेफिनेशन में, मेथड मोमेंट एस्टिमेटर सिंपल है, 1/n समेशन xi इज इक्वल टू ex,
1/n समेशन xi स्क्वायर ex स्क्वायर एंड सो ऑन, पावर बढ़ाते जाओ। सैंपल मोमेंट इज पॉपुलेशन मोमेंट। एमएलई क्या है, आपको सैंपल दे रखा होगा पॉपुलेशन से, तो उसके हेल्प से पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लाइक्लीहुड फंक्शन में उसका डोमेन डिसाइड करो, फिर उस डोमेन में वो थीटा ढूंढो जिस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो वो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं सैंपल के टर्म्स में आएगी जो कि एस्टिमेटर होगा, एंड दैट विल बी द एमएलई। तो क्वेश्चंस देख लो जैसे, हाँ सर तो वो तो डिफरेंशिएशन करके तो निकाल सकते हैं। यस यस यस। तो प्रोसेस क्या होता है कई बार कि तुम्हारे पास ये एल थीटा एक फंक्शन है, अब ऐसे डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो लॉग क्यों लगाते हैं, क्या लॉग लगाना जरूरी है? नहीं, लॉग हम लगाते हैं कि लॉग क्या करते हैं, लॉग a इंटू बी बराबर लॉग a प्लस लॉग बी। तो प्रोडक्ट इंटीग्रेट करने पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेट होगा, तो प्लस पावर भी आएगी। हाँ पावर अलग अलग कर देते हैं फंक्शन को, तो अलग अलग कौन कर देगा, लॉग कर देगा, फिर प्रोडक्ट को अलग अलग कर देगा, फिर डिफरेंशिएट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, सम रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए लॉग लगाते हैं। तो ये कर देंगे, फिर आप क्या करते हो, ये क्वांटिटी फाइंड करो, फिर आप इसको 0 पुट करते हो, सो लॉग एल थीटा, इसको आप 0 पुट करते हो, थीटा आती है। अगर आप सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट करो, एल डैश थीटा निकालो, तब भी 0 पुट करो, तब भी सेम ही आंसर आएगा, जो यहाँ से आंसर आएगा वो यहाँ से भी यही आएगा। क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कि डायरेक्टली लाइक्लीहुड को डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको आसान बनाने के लिए, डिफरेंशिएशन आसान हो जाए, इसीलिए हम लॉग लगा लेते हैं, जिसको लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन भी बोलते हैं, स्मॉल एल थीटा, कई बार लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। तो यहाँ पे स्मॉल एल डैश थीटा तुम फाइंड करते हो, तो ये स्मॉल एल डैश थीटा होता है, तो कैपिटल एल डैश थीटा को 0 पुट करो, या स्मॉल एल डैश थीटा, सेम क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू सेम आएगी, एंड दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा ना, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक ही पॉइंट है तो ठीक है, अदरवाइज है ना, तो यहाँ आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि आपको ढूंढना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देन इस क्रिटिकल पॉइंट में से डोमेन में आप डिसाइड करो। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आता है जनरली, है ना, तो उससे दिख जाता है फंक्शन का नेचर कैसा है। तो आपको डिसाइड करना था जो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, इज एमएलई ऑफ, ठीक है, इज द मैक्सिमाइजेशन। तो ये सिंपल है, तो आपको समहाउ मैक्सिमाइज करके थीटा निकाल लेना है, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वही एमएलई आएगी। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ना, तो क्लियरिटी आएगी क्या करना है एक्चुअली। बहुत बार बिना डिफरेंशिएट करे मैं फाइंड कर लूंगा, कल जो कर रहे थे हम, डिफरेंशिएट किया था क्या, नहीं ना, वैसे ही दिख गया था। कल जो 1 आया था जिसका पूरा इंटरवल एमएलई आया था, तो वहाँ डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी कल जो क्वेश्चन कर रहे थे। आओ इसको ट्राई करते हैं। अच्छा यहाँ तुम्हें वो नहीं दिख रहा होगा, बताओ आप लोग फाइंड कर बताओ मुझे। आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखा है, रैंडम सैंपल साइज सीख का पीडीएफ दे रखा है, पूछ रहा है कि एमएलई और मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर दोनों बताओ। पहले तुम लोग ट्राई करो फिर मैं करता हूं।
प्रॉपर्टी क्या था इसका कि सर कुछ हिंट दे दीजिए सर। डेफिनेशन लगाइए, हिंट ये डेफिनेशन लगाइए आप। सर लेकिन सर उसमें तो शायद डिस्क्रीट का था ना, उसमें जब मल्टीप्लाई करते थे सर, इसमें तो अलग अलग करके दे दिया आधा। चलो मैं करता हूँ, है ना। हाँ सर एक बार कैलकुलेट करें, थोड़ा वैल्यू बनती है। हाँ ट्राई करो ट्राई करो, अरे ट्राई करो तुम भी भाई शुभांकर, कुछ तो करो तभी सीखोगा। मैं करूंगा फिर सॉल्व, तुम्हें दिखेगा अच्छा तुम क्या करना चाह रहे थे, मैं क्या कर रहा हूँ। जो डेफिनेशन है वो दोनों के लिए, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस दोनों के लिए, एमएलई का भी एमएमई का भी, दोनों का इन जनरल डेफिनेशन है वो। सर मेरे को तो 32/15 आ रहा है। 32/15 ओके, तो ये सही हो सकता है, तो ये बाहर हो गया, ठीक। सर x के शायद मैक्सिमम पे ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, ऐसा केस करना। नहीं अब तुम ट्राई करो भाई, तुम्हें देखना है कैसे अप्लाई कर पाते हो। मतलब कि सर सेकंड पार्ट को डिफरेंशिएट करने पे 7/5 सी बनेगा क्या सर? ओके एमएम ही नहीं आ रहा है इसे। हाँ सर इसके मैक्सिमम पे ये मैक्सिमाइज होगा। ठीक है ओके। थीटा थीटा हाँ, सर, ग्रेटर देन इक्वल टू xn 60/5 है। फाइन आंसर क्या है तुम लोग का, फाइन आंसर क्या है? सर ऑप्शन बी आ रहा है क्या? नहीं सर सही है, सी आएगा 32 नहीं है सर।
चलो फिर मैं सॉल्व करूं, हो गया तुम लोग का? देखो चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो तो हमें क्या करना है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से EX निकाल लेते हैं। तो जब EX फाइंड करेंगे तो यहाँ से मुझे इसका, आप आपने मीन निकालना सीखा ही है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो डेफिनेशन होता है x इंटू PDF ऑफ x dx। यहाँ सपोर्ट क्या है, इसका सपोर्ट क्या होता है, x की वो वैल्यू जहाँ पे PDF नॉन जीरो है। तो PDF नॉन जीरो है तो जीरो से थीटा कर दोगे, क्योंकि जीरो से हाफ, हाफ से थीटा, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जीरो से हाफ में अलग फंक्शन है, तो जीरो से हाफ में x इंटू 1 dx और हाफ से थीटा में x इंटू 1/2 थीटा माइनस 1 dx। ये जस्ट मैं मीन निकाल रहा हूँ जब PDF गिवन है तो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो x का इंटीग्रेशन x² 2, तो यहाँ से आई थिंक 1/4 आ जाएगा, ठीक, प्लस 1/8 तो x² यहाँ से, तो x² 2 यहाँ भी होगा, तो थीटा स्क्वायर माइनस 1/, थीटा स्क्वायर माइनस 1/ कितना 4, सर 1/8 है। सर वो 1/8 ये 1/8। अच्छा PDF क्या था 1, अच्छा सर x² 2 ना, तो अच्छा ठीक है x² 2 तो 1/4/2 तो 1/8, ओके ठीक है। एंड यहाँ से क्या आएगा, थीटा स्क्वायर माइनस 1/4/2 थीटा माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करके अपॉन 2 भी होगा ना, अपॉन 2 भी अपन टू होगा। ये आ जाएगा। तो मैं जस्ट मीन फाइंड कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो ये थीटा माइनस 1/2 बन जाएगा, न्यूमरेटर थीटा प्लस 1/2 थीटा माइनस 1/2। कहने का मतलब ये हो गया कि EX जो मैं निकाल रहा हूँ 1/8 प्लस, आप न्यूमरेटर को a प्लस बी a माइनस बी कर दो, थीटा स्क्वायर माइनस 4 है, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, थीटा माइनस 1/2 कट जाएगा, तो बचेगा एक तो 1/4 बाहर और थीटा प्लस 1/2 ये बचेगा ना, देख लो सिंप्लीफाई कर रहा हूं जस्ट मैं। तो न्यूमरेटर है थीटा स्क्वायर माइनस 1/4, थीटा प्लस 1/2 थीटा माइनस 1/2 इस तरीके से। तो यहां से आ गया 1/8 प्लस θ/4 प्लस 1/8। तो फाइनली में जो भी आया यहां से देख लो कितना आ गया 1/4, तो 1/4 थीटा प्लस 1, यही है आप लोगों का, चेक कर लो, ठीक है। तो ओके, तो ये हमने EX निकाला, जस्ट EX आपको फाइंड करना आता है। तो अब क्या करना है मुझे, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालने के लिए, ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होता है, x बार को इक्वल रखना है EX के। तो यहां से x बार इज इक्वल टू 1/4 थीटा प्लस 1, so 4x बार माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा, यही आएगा, चेक कर लो। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी है, मतलब x1 x2 x3 x4 x5 x6, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। सो थीटा की जो MME है ना, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, ये बोल देता हूं मैं 4x बार माइनस 1। अब ये फाइंड करो जरा, x बार क्या है, सबको ऐड करो कैलकुलेटर से, डिवाइड करो 6 से, कितना आया, बताओ भाई, 2.13 कैलकुलेशन कर रहे हो ना आप लोग। तो ये 4 इंटू कितना 2 पॉइंट, सर वो टोटल बोला 4x बार माइनस 1 का 2.13। ओके, तो दिस इज 2.13, तो ये फाइनल आ गया आपका 2.13 आ गया। अब तो ये तो MME है ना, 2.13 आ गया सिंपली। तो इसमें देख लो किसके इक्वल अप्रॉक्स आएगा, तो मेथड में बात यही है ना, तो ये इक्वल 32/15 के बनेगा। ओके चलो बाकी बाहर हो गया। अब बचा क्या, मैंने मेथड मोमेंट एस्टिमेटर निकाला मैंने भी। अब मुझे चाहिए था MLE, तो MLE के लिए मुझे लिखना पड़ेगा लाइक्लीहुड फंक्शन। देखो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लाइक्लीहुड फंक्शन
क्या होगा लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा, क्या होता है ये प्रोडक्ट ऑफ। एफ एक्स आई। तो हमें देखो, हमें इस वाले 1 से क्या ही मतलब है, हमें मतलब है थीटा कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि मुझे थीटा का फंक्शन चाहिए ज्वाइंट एमजीए के प्रोडक्ट में। अगर मैं लिखूं भी तो जैसे डेफिनेशन तो वही है, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आईज आई फ्रॉम 1 to n। तो अगर एक्साइज 0 से हाफ में है तो ये 1 हो जाएगा, ओके सारे एक्साइज। और अगर एक्साइज की वैल्यू ठीक है ना, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सर हाफ से थीटा के बीच में लाइक्लीहुड लिखेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे कहाँ पे थीटा मैक्सिमाइज होगा। डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ मतलब वो डिफरेंशिएट करके 0 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी सपोर्ट में थीटा हो ना, जब भी किसी भी क्वेश्चन में जब भी सपोर्ट में थीटा आ जाए तो एमएलई निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके पुट करने की जरूरत नहीं है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में। तो इसलिए दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, एक वैसा क्वेश्चन जहाँ सपोर्ट में थीटा होगा, एक वैसे क्वेश्चन जहाँ सपोर्ट में थीटा नहीं होगा। तो थीटा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, उसको भी डिफरेंशिएट करो, 0 पुट कर दो, 0 पुट कर, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो एमएलई है। अगर सपोर्ट में थीटा है तो सपोर्ट डिसाइड करेगा एक्चुअली। सकते हो ऐसा, अगर हो मान लो जैसे सैंपल साइज 6 की है या n की है, तो ऐसा होगा कि मान लो 4 वैल्यू जो है वो 4 वैल्यूज सपोज इस इंटरवल में है, 2 वैल्यूज उसमें है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां क्या होगा, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी और इंटू 2 टाइम 1 आएगा। तो होगा क्या, फिर भी हमें समहाउ ये ढूंढना है कि लाइक्लीहुड मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा। तो वो भी ठीक है कि पहले 2 के, तो बाकी मुझे एक्चुअली क्या यही सबसे ज्यादा देगा कि जब एक केस होगा जब सारे एक्साई 0 से हाफ से थीटा में है, तो यहाँ पे आपका ये बनेगा जब सारे इसमें है तब। तो देखो मैं क्या किया हूँ, हमने इसको प्रोडक्ट कर लिया। यहाँ तुम ये ध्यान दो क्या हो रहा है एक्चुअली, अभी मैं यहाँ एक्साई है तो एक्साई बिटवीन हाफ एंड थीटा,
तो मुझे यहाँ थीटा में इंटरेस्ट है, थीटा का रेंज क्या है, थीटा का इंटरवल क्या है। तो मैं देखा थीटा मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो मतलब थीटा मोर देन x1, थीटा मोर देन x2, थीटा मोर देन x3 एंड सो ऑन। तो थीटा ईच एक्स आई से ज्यादा है, सो थीटा क्या है, हर एक्स आई से ज्यादा है ना। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा कि जो इसका मैक्सिमम ये होगा ना, तुम लोग जानते हो ऑलरेडी कि जो मैक्सिमम होगा उससे भी ज्यादा होगा। अगर थीटा मोर देन x1, थीटा मोर देन x2, थीटा मोर देन सो ऑन, सो कॉमन सॉल्यूशन होगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ईच एक्स आइज, और वही हमारा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। सो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब क्या करेंगे यहां से कि, तो मैंने क्या किया, थीटा का रेंज क्या है, nth ऑर्डर से ज्यादा है, कहां तक, तो यहाँ पे पैरामीटर स्पेस बात कर रहा हूं, कुछ नहीं बोला ना थीटा के बारे में। तो थीटा मतलब कोई भी यहाँ हाफ से ज्यादा है, बस हाफ से ज्यादा बोला हुआ है जस्ट, है ना। ओके, तो थीटा यहाँ हाफ से ज्यादा है, ये बोल रखा है पैरामीटर स्पेस में। अच्छा, यहाँ मुझे थीटा लिखना था, नॉट एक्स, तो यहाँ मुझे थीटा लिखना है क्योंकि थीटा का इंटरवल निकाला मैंने, थीटा nth ऑर्डर स्टैट से ज्यादा है, और वैसे थीटा यहाँ हाफ से ज्यादा है ना, ये गारंटी है कि थीटा हाफ से ज्यादा है, कोई बात नहीं है, तो है ना। तो इसका इंटरसेक्शन लोगे तो हाफ, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है देखो जरा कि तुम्हारा मैक्सिमम, ये पैरामीटर स्पेस है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इस केस में ऐसे इधर भी तो हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, इस केस जरूरी नहीं है, हाँ वही थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, क्योंकि इस केस में एक्चुअली, इस केस में मतलब उधर हो सकता है थीटा कुछ भी हो, तो इन जनरल थीटा कुछ भी हो सकता है। उसने फिक्स किया है कि जब x की वैल्यू हाफ से थीटा है तो ये होगी, नहीं तो वो वाली वैल्यू रहेगी। ओके, तो मुझे ये बताओ तुम्हारे केस में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कितनी है, 7.4 इसमें कितना है 1.4। यस सर। यस ओके, अब तुम ये बताओ कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये देखो अब तुम इसके बारे में सोचो, इस फंक्शन के बारे में सोचो कि ये फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो अगर तुम एल डैश थीटा निकालो जस्ट ये डिसाइड करने के लिए कि ये फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में इंक्रीज, मतलब थीटा की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, या थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो घटेगी, मतलब चेक करें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये कहीं जीरो होगा नहीं ऐसे, तो चेक कर लो, डेरिवेटिव निकालो क्या आएगी इसकी, नेगेटिव आएगी ना। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से प्लस इंफिनिटी, तो ये उस लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन है। तो यहाँ पे जो फंक्शन तुम्हारा डिक्रीजिंग है, और कोई डिक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, सो कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से, मान लो आगे कुछ भी है ना, इस तरह से इंफिनिटी तक, तो क्या लगता है तुम्हें किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगी, सर एक्सेंट में ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा तुम्हारा वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगी, यही एमएलई है, थीटा कैप लिख देता हूँ, तो कैप का मतलब एस्टिमेटर है, तो जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है दैट इज द एमएलई एक्चुअली। तो इसमें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है तुम्हारा मैक्सिमम की हाइट में से, तो 1.4, तो यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1.4 इसमें से कौन किसके साथ मैच करेगा, 7/9 तुम चेक कर सकते हो ऑप्शन भी, ठीक है ना। तो ये 1 से कम आएगा, तो ऑप्शन भी सी होगा। एक्चुअली nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1.4 है, तो दैट 1.4 इज द एमएलई। क्यों, क्योंकि जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उस पे एमएलई मैक्सिमम, मतलब जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द एमएलई एक्चुअली। किसी को डाउट है तो पूछो। ऑब्जर्व वैल्यू लेस देन, हाँ सर नेगेटिव ऑब्जर्व वैल्यू देता है वैसे वो, लेस देन 1, ठीक है लेस देन 1, हाँ तो कोई बात नहीं, तो nth ऑर्डर स्टार्ट लेस देन 1 होता, हाँ नहीं, तो लाइक्लीहुड फंक्शन तुम बोल रहे हो ना, है तो कुछ में एक्चुअली मैं वही कर रहा हूं, अगर तुम वैसे देखना चाहोगे तो कुछ में है ना, वैसे तो कुछ में लेस देन हाफ भी है, 0.2 0.3 भी है, पैरामीटर
लिमिटेड स्पेस भी तो देखना है। हाँ कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ भी होता तो फिर हम सोचते हैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन उस केस में क्या है। अच्छा तो जैसे मान लो थीटा तुम्हारे यहाँ पे 1/4 तक जा रहा है, तो उस केस में तुम्हारे पास जो वैल्यू है ना, समहाउ तुम्हें मैक्सिमाइज करना है इसको, समहाउ तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। तो अगर सारी वैल्यू हाफ से कम होती तो क्या होता, अगर मान लो सारी वैल्यू हाफ से कम होती, अगर ये सारी वैल्यूज हाफ से कम होती तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो पूरा इंटरवल जो है ना वो एमएलई हो जाता। फिर उस केस में तुम वो कह रहे हो मतलब ऐसा हो, यहाँ मैंने एक्सआई लिया है दिस, तब ये nth ऑर्डर स्टैट्स बना है एमएलई, ठीक है, बना है। लेकिन सर उस केस में जरूरत क्या है वैल्यू निकालने की? वो कांस्टेंट हो जाएगा एक्चुअली, तो आपसे लाइक कांस्टेंट आ जाएगा ना। उस केस में लाइक्लीहुड कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो पूरा इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, वैसा केस होगा, देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे हालांकि। तो अभी कुछ वैल्यूज थी उससे ज्यादा, तो हम इस तरह देख लिया। अच्छा, सैंपल वैल्यू हाफ से या 1 से कम आएगी तब? हाफ से कम, अगर सारी वैल्यूज हाफ से कम होती तब, 1 से नहीं, तो 1 से तो कुछ इसमें भी आता। अगर सारी वैल्यू हाफ से कम होती, 1/2 से कम होती, तो आपका nth ऑर्डर स्टैट्स भी 1 से कम होता। लेकिन यहाँ पे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हाफ से कम वाली थीटा, अगर मान लो सारी है ना, तो फिर हमें वो वाला केस लेना पड़ता कि जो 1 है वो ऐसा आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे n फिक्स नहीं करता, तो मैं मान लो r फिक्स कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो r का मतलब ये हो गया कि इसमें से r नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो तुम्हारा वहां तक है जो हाफ से ज्यादा है। तुम ऐसा कर लो चाहो तो कि i की वैल्यू 1 से r पॉइंट्स हैं उनमें जो 1/2 से ज्यादा जिसमें ऑब्जर्व वैल्यूड है। हालांकि तो ऑब्जर्व तो लास्ट में यूज करते हैं ना, ये चीज है। अगर वैसे में देखो कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं तुम्हारे पास ज्यादा है जो हाफ से ज्यादा कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 है ना, तो 4 पॉइंट है, यहाँ 4 कर दो इसको, ये पावर 4 है अगर वैसे तुम देखना चाहो तो। लेकिन तो बाद में पता चलता ना ऑब्जर्वेबल कि हम इन जनरल तो ऐसे सॉल्व करेंगे, तो डिपेंड करता है। मैं ये कह रहा हूँ r है और ये r फिक्स कर दिया, r नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो हाफ से ज्यादा है, तो एक भी अगर हाफ से ज्यादा होगी तो उस केस में वही वाला एमएलई हो जाएगा। क्योंकि अगर अच्छा मान लो दूसरा केस, अगर सारी वैल्यू हाफ से कम होती तो आपका लाइक्लीहुड फंक्शन 1 होता, और उस केस में थीटा का वैल्यू क्या होता? व्हाट इज रेंज ऑफ थीटा इन दैट केस? कुछ भी ले लो, वहां तो फ्रैक्शन आएगा नहीं, तो वहां तो थोड़ी एंड ऑर्डर स्टैट्स बनेगा। ऑर्डर स्टैट्स क्यों बना? इस सपोर्ट की वजह से ऑर्डर स्टैट्स बना है, तो वहां तो ऑर्डर स्टैट्स बनेगा ही नहीं। तो वहां पे ये देखना पड़ेगा कांस्टेंट फंक्शन है तो कोई भी वैल्यू थीटा की एमएलई हो जाएगी उस केस में, तो जो भी तो सारी वैल्यू एमएलई बन जाएगी फिर तो। हाँ, ये कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं। हाँ, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट फंक्शन है, थीटा कुछ भी ले लो, तो एनी वैल्यू ऑफ थीटा विल बी एमएलई इन दैट केस। ये जी यहाँ पे अगर तुम और स्ट्रिक्टली सोचना है तो r टाइम पावर दे लो कि r वैल्यूज इसमें है, बाकी 1 है, जो n माइनस r है वो 1 है, तो वैसे कर लो पावर r करके xi 0 से, तो r वैल्यूज हैं जो इसमें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही आएगा। तो इन r वैल्यूज के लिए जो इस मैक्सिमम होगा तो x1 x2 x3 x4, तो उस केस में तुम लिखोगे कि मैक्सिमम ऑफ जो भी है ना r वैल्यूज जो भी है, मान लो मैं इस तरह से और अभी तत्काल ले लेता हूँ, या y1 y2 y3 कर लो, न्यू ऑर्डर बना लो, तो x1 से xr तक जो भी मैक्सिमम होगा उससे भी ज्यादा होगा। स्टिल उस केस में जो लार्जेस्ट बनेगा ना वही एमएलई आएगा, ठीक है, तो लार्जेस्ट एमएलई होगा इसमें। तो जो इसका लार्जेस्ट है वही एमएलई है एक्चुअली यहाँ पे। जो लाइक्लीहुड फंक्शन है थीटा का फंक्शन इंक्रीजिंग होता, हाँ, तो वहां पे डज नॉट एग्जिस्ट आता, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंटरवल है एक्सटेंड टू थीटा, तो वैसा कोई थीटा मिलेगा नहीं जहां पे मैक्सिमम हो जाए, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हो सकता है एमएलई ना एग्जिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं और आइडिया मिलेगा। तो एक क्वेश्चन देखा हमने, अभी और आइडिया मिलेगा। देखो मतलब तो अगर आसान क्वेश्चन ट्राई करें, चलो एग्जांपल के लिए, लेट x1 x2 xn दे आर रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइजन लैम्डा, मान लो ये, चलो इसका जरा ट्राई करते हैं। तो ex तुम्हारा क्या है, लैम्डा ही है x बार, तो यहां से ये पता चल गया कि दिस इज जो x बार है वही मेथड ऑफ मोमेंट है ना, क्योंकि ex बराबर x बार करोगे, सैंपल मीन बराबर पॉपुलेशन मीन, तो x बार इज मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा। ओके, एमएलई चाहिए
तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लेते हैं I from 1 to n प्रोबेबिलिटी। हाँ जी शुभांकर, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं है, किस हो गया? हाँ सर आ रहा है। देखो अब डिस्क्रीट कलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो xi दिस, तो प्रोडक्ट e की पावर माइनस, देखो एग्जाम में क्या, एग्जाम का लेवल जो बेसिक्स बुक में जो एग्जाम्पल शुरू में बताता है, जैसे ये सब बता रहा हूँ मैं, तो ये समझने के लिए है। एग्जाम में थोड़े लेवल ज्यादा का क्वेश्चन आता है जो जनरली बुक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली थोड़े से बुक से ऊपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी मिल गया, वो पहला क्वेश्चन ही था लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो इस तरीके से। हाँ कुछ ना कुछ घुमा देता है ना, क्योंकि वो उसको यही देखना है, क्योंकि अगर कोई बुक का एग्जाम्पल उठा के दे दिया तो ज्यादातर बच्चा तो बुक पढ़ के सब गया है, एक्चुअली थ्योरी तो सबको पता है, लेकिन वो उस लेवल तक पहुंच पाएगा, वो बच्चा जो प्रैक्टिस करके आया है वही उस लेवल तक पहुंच पाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस में, मतलब आधा क्वेश्चन तो आसान रहते हैं, मतलब 20-30% तो आसान रहता है ये पेपर में, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चा कर पाएगा जो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आया है। सिर्फ जो थ्योरीज पढ़ के, किताबें बस एग्जाम्पल करके और ये ना डेफिनेशन पढ़ के आया है, तो उससे कुछ क्वेश्चन हिलेगा नहीं, और वो जो पढ़ाई नहीं है वो तो ऐसे ही इससे नहीं होगा, इस तरीके से है। तो तुम देखो ना अभी तुम शॉक्ड हो जाओगे, पिछले बार का मैं देख रहा था कि 20 मार्क्स पे पिछले साल 20 मार्क्स पे रैंक अंडर 200 है, 200 के आसपास है। 19.6 पे 208 था मेरे किसी दोस्त का। कितने 19 पे ना, हाँ 19 पे था। हाँ 19 मार्क्स पे 200 के आसपास है, वही ना 20 मार्क्स पे 200 के आसपास रैंक है, तो मतलब 25 मार्क्स पे पिछले साल मेरे एक और दोस्त का सर 23 में 150 था। राइट, ओके, मतलब 23 जो बच्चा लाया है उसको आईआईटी कानपुर मिल जाएगा, मतलब 23 मार्क्स जो बच्चा ले आया उसको आईआईटी कानपुर मिल जाएगा ओबीसी का अगर है तो। हाँ मेरे दोस्त को 21 पे मिल गया था। मिल गया ना, तो सोचो मतलब बच्चा इतना भी तैयारी नहीं कर रहा है, पेपर डिफिकल्ट है लेकिन कॉम्पेरेटिव है ना ये, तो अगर मान लो सबके 80 आ जाते, अगर पेपर आसान से बचा हो तो सर पेपर डिफिकल्ट था, तो मैं ये पूछो अगर डिफिकल्ट था तुमसे 10 नंबर नहीं आया, अगर आसान होता तो क्या तुम 90 ले आते, दुनिया 10 लाता, ऐसा थोड़ी होता। अगर जो बच्चा कई बच्चे कंप्लेन करते पेपर बहुत डिफिकल्ट था, तो अगर डिफिकल्ट तुम्हारे लिए थोड़ी था, सबके लिए था। अगर तुम सोच रहे हो आसान आता मैं 90 ले आता, तो बाकी भी तो 90 लाता, जो बच्चा तुम्हारे अभी 10 आए और किसी के 20 आए, तो तुम जब 80 लाते तो वो 100 लाता, सिंपल है। तो पेपर डिफिकल्ट आसान होने से थोड़ी फर्क पड़ता है, तुम्हें पर्टिकुलरली थोड़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो सबके लिए है, तुम्हें कंपटीशन में हो तुम, तो तुम्हारी जिस लेवल की तैयारी है वही लेवल डिसाइड करेगा, क्योंकि जो बच्चा कम पढ़ा है उसका पेपर आसान दे दो, तो जो ज्यादा पढ़ा है उससे ज्यादा नंबर तभी लाएगा। ये तो सिंपल सा कॉम्पेयर, यहाँ तो रिलेटिव मार्किंग है ना, यहाँ पे तो रिलेटिव है एक्चुअली, कोई ऐसा था नहीं कि तुम्हारे लिए आसान है बाकी के लिए डिफिकल्ट हो पेपर। तो कहने का मतलब यही है कि समाओ तुम अच्छी प्रिपरेशन करोगे, कंपटीशन इन्हीं में है। तो 20-30 नंबर मतलब एक ओबीसी का बच्चा 20 नंबर ले आएगा तो उसको आईआईटी कानपुर या बॉम्बे मिल जाएगा 20 नंबर। SC/ST का बच्चा 10 से 20 के बीच में नंबर ले आएगा तो उसको आईआईटी मिल जाएगा, मतलब क्वालिफाई जस्ट करना है SC/ST कैटेगरी वालों को। ये जनरल वाले में मेन कॉम्पिटिशन है, क्योंकि जनरल में 50, 60, 70 तक तुम्हें आना पड़ेगा रैंक तक, ये है। तो उसके लिए तुम्हें मार्क्स 45 पे 15 रैंक था पिछले बार, है ना। तो मतलब समाओ तुम्हें स्कोर 40 मार्क्स के है ना, मतलब अगर 40 तक कोई जनरल बच्चा मार्क्स ले आता तो एडमिशन हो जाएगा 40 मार्क्स पे, ये है। तो 30-40 मार्क्स लाने हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। एटलीस्ट हमारे यहाँ जो सिंसियर बच्चे इन सबका एडमिशन होगा, पिछले बार भी जो सिंसियर एडमिशन हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं कुछ बता रहा हूँ कुछ बच्चे 10-12 है, हमारे यहाँ वो भी बच्चे जो 55 भी आए हैं, जो 15, 16, 17 तीनों हमारे यहाँ के बच्चे ही थे, 22, 23 सब इधर वाले बच्चे ही हैं। तो मार्क्स भी तो आए उन्हीं बच्चों के, वो अच्छे बच्चे थे। तो मान लो उसके 45 मार्क्स ही जिसका आया, जैसे रितिका है 45 मार्क्स आया, तो उसके से 15 रैंक थे, तो इस तरीके से एडमिशन तो हुआ ना उसका कम से कम। तो कहने का ये मतलब तुम में से जो अच्छा बच्चा है, तुम्हारे मार्क्स अगर 30 ही आएंगे तो तुम अच्छी तैयारी की हो, तो तुम्हारे 30 मार्क्स आ रहे हैं, जो तैयारी नहीं किया उसको 30 से कम ही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहा बाकी कैसा हो ही नहीं होगा। तो तुम्हारी अच्छी तैयारी है तो रिलेटिव, यहाँ परफॉर्मेंस रिलेटिव है कि तुमने तैयारी अच्छी की है, पेपर डिफिकल्ट है, आसान है, तुम्हारा एडमिशन होना ही है, इस तरीके से। सो ठीक है। सर ये इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन कैसे करें, जैसे मतलब लास्ट आपने इंटरप्रेट किया था कि ये जो है जीटा इसके बाद होगा, यहाँ से होगा, वहाँ से होगा, वो थ्योरम है, वो तुम्हें पहले भी लिखा चुका हूँ, वो थ्योरम आपको ये देखो मैं फिर से लिखता हूँ, यही तो रिजल्ट तुम्हें समझने हैं कि जो थ्योरम है, जैसे हमने कई बार यूज किया ये चीजें
कि फॉर एग्जांपल रैंडम वेरिएबल में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो वहां तो ये कह रहा था ना थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आईज है फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 2 3 n, इफ एंड ओनली इफ। अब थीटा x1 से भी ज्यादा है, x2 से भी ज्यादा है, x3 से भी ज्यादा है, तो तुम खुद सोचो ना क्या होगा, इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है। यस सर, ऑर्डर स्टैटिस बन जाएगा। हाँ, वो कैसे बनता है, तो उसके पीछे की स्टोरी समझो। जैसे x1 है, x2 है, x3 है, x4, ये नंबर से नंबर लाइन पे। अब बोल रहा है थीटा इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। अब तुम्हें चाहिए सबका इंटरसेक्शन, कॉमन सॉल्यूशन। तो तुम कॉमन सॉल्यूशन को देखो, ऐसा कौन सा पार्ट है जो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो कौन सी इक्वेशन होगी कि इन एक्स आईज में जो सबसे लार्जेस्ट वाला होगा थीटा उससे भी ज्यादा होगा, यही ना, क्योंकि थीटा सबसे ज्यादा। इसका क्या मतलब है, यहाँ से ये कंक्लूजन आता है। तो ये तो थ्योरम है ना, ये थ्योरम है कि थीटा मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो इफ एंड ओनली थीटा मोर देन इक्वल टू इन सॉलिड स्टैटिस्टिक्स, ये है। जैसे वही उल्टा ले लो, थ्योरम ये है कि थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आईज, ये है फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 2 3। अब यहाँ उल्टा हो गया कि थीटा की वैल्यू हर एक्स आई से कम है, तो यहाँ पे मान लो जो भी वैल्यूज है x1 x2 x3 x4, तो थीटा इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि थीटा लेस देन इक्वल टू जो सबका मिनिमम है उससे भी कम होगा। ये थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ इवन। सो यही रिजल्ट तुम्हें, यही तो यूज करना है कि ये तो कह रहा हूँ थ्योरी जानना, उसको अप्लाई करना। जब तक क्वेश्चन नहीं करो कैसे पता चलेगा कहाँ कैसे अप्लाई करना है। तो पिछले क्वेश्चन मैंने ये यूज किया है जो एमएलई निकाल रहे थे, ये यूज किया ना वहाँ पे कि थीटा हाफ से एक्स हाफ से थीटा में था, सो मतलब एक्स की वैल्यू थीटा से कम थी, तो थीटा एक्स से ज्यादा थी, सो थीटा वाज मोर देन ईच एक्स आई। तो कॉमन सॉल्यूशन ये आ गया, थीटा का एक रेंज आ गया, क्योंकि मुझे पूरे सैंपल के लिए बात करना था। अगर आर वैल्यूज लूंगा तो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xr होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, तो मैं ये कर रहा था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको हटा देता हूँ। तो मैं इसके मतलब एक्चुअली एमएलई फाइंड कर रहा हूँ पॉइजन के लिए। पॉइजन के लिए एमएलई क्या होगा, सो पॉइजन के लिए एमएलई, सो आई इज इक्वल टू, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, आई क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है एक्स आई है ना इसीलिए, चलो एक्स आई कर दो। ठीक, देखो अब क्या होगा, e की पावर माइनस एन लैम्बडा, e की पावर माइनस एन लैम्बडा, ठीक है, और लैम्बडा की पावर समेशन एक्स आई और अपॉन एक्स आई फैक्टोरियल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट, लैम्बडा के रेस्पेक्ट में। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, तो अब तो अभी तुम्हें डिफरेंशिएट करोगे ना। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, अभी इस क्वेश्चन में मेरा एम है, मैंने अभी मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकाल दिया, अब इसी में मुझे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करना है लैम्बडा का। ठीक, तो उसके लिए पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा, ये आया। अभी मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेट है, मतलब लाइक प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेट है, यहाँ लैम्बडा है, यहाँ लैम्बडा है, तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो मुझे इसको आसान बनाना है तो हम लॉग ले लेंगे। सो लॉग ऑफ एल लैम्बडा, तो यहाँ से क्या आ गया, लॉग लोगे तो माइनस एन लैम्बडा, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये प्लस समेशन एक्स आई लॉग ऑफ लैम्बडा, ठीक, और माइनस लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आईज आई फ्रॉम 1 to n, ये हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ये मिल गया लॉग, इसको स्मॉल एल लैम्बडा बोल देते हैं। अब इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो, इसका नाम रख दिया है ना, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया ये। अब इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो, तो ये सब तुम्हें बुक्स में मिलेगा ना कैसे कैलकुलेट करना, इस तरह से बेसिक्स एग्जांपल्स में। तो इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस एन, फिर समेशन एक्स आई और लॉग 1 अपॉन लैम्बडा हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन लैम्बडा, और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ तुम इसको 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, x बार ही आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ गई x बार, चेक करो। सो लैम्बडा इज इक्वल टू x बार, ये आ गया। और तो ये आ जाएगा। अब आपको चेक करना है क्या ये एमएलई है, तो उसके लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए।
तो देख लो मैक्सिमम डिसाइड करने के कई तरीके हैं। एक तो तुम वो भी चेक कर सकते हो, क्या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था ना, तुम वो भी लगाना चाहो लगा सकते हो कि अगर मैं लैम्डा के वैल्यू एक्स बार से कम लेता हूँ तो इसको तुम ठीक से अगर एक्स बार के टर्म में लिखना चाहो तो मैं क्या करूंगा, तो इसको मैं अगर एक्स बार बनाऊंगा तो एन से मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट, एन से मल्टीप्लाई डिवाइड क्या हो जाएगा माइनस एन प्लस एन अपॉन लैम्डा एक्स बार। अब सोचो जब लैम्डा के वैल्यू एक्स बार से कम है तो क्या होगी, ध्यान दो एन ये एक्स बार अपॉन लैम्डा माइनस 1 है। तो जब एक्स बार की मतलब जब ये क्या लिख रहा हूं मैं, देखो मैं बोल रहा हूं तुम्हें डिसाइड करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो पॉइंट ऐसे आंसर आ चुका है, यही आंसर है, बस मैं वेरीफाई करवा रहा हूं तुमसे कि लाइक ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा डिसाइड करने के डिफरेंशियल कैलकुलस में दो मेथड थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो साइन स्कीम कब बनाते थे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, साइन स्कीम फॉर एफ डैश लैम्डा, या यहाँ पे एल है तो एल डैश लैम्डा। तो अभी बता रहा हूँ कि जब तुम लैम्डा की वैल्यू एक्स बार से ज्यादा लोगे, जब लैम्डा की वैल्यू एक्स बार से ज्यादा लोगे तो ये रेशियो 1 से कम हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी ये नेगेटिव। और जब लैम्डा की वैल्यू एक्स बार से कम लोगे, जब एक्स बार से कम है तो रेशियो 1 से ज्यादा आएगी, तो 1 से ज्यादा आएगी तो ये आ जाएगी पॉजिटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट याद करो कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो रहा है ना, उस एक्स बार पॉइंट पे, एक्स बार क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, ये लैम्डा का फंक्शन है ना, तो एक्स बार इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे, लोकल मैक्सिमा। तो इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा मिलना है, सो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पे मैक्सिमा मिलेगा। तो ये हो गया प्रूफ। दूसरा तरीका क्या है, तुम डबल डेरिवेटिव निकालो और चेक कर लो ये नेगेटिव आएगा, एक बार इसको और डिफरेंशिएट करो लैम्डा के रिस्पेक्ट में और चेक करो नेगेटिव आएगा, तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ से पता चल जाएगा मैक्सिमा है। आपको बच्चा पूछता है जरूरी है क्या, जस्ट टू कंफर्म, है ना, आंसर तो आ चुका है, तुम कंफर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड। तो यहाँ मुझे लॉग करके डिफरेंशिएट क्यों करना पड़ा, क्योंकि पॉइजन का जो सपोर्ट है क्या होता है, एक्स के 0 1 2 3 4 5 वो लैम्डा से फ्री है। तो जब कोई ऐसा पॉपुलेशन है जहां पैरामीटर्स से फ्री है उसका सपोर्ट, तो आपको ऐसे ही लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करने हैं, देन आपको उसका वो करना है, डिफरेंशिएट करना 0। अगर मान लो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आता तो एमएलए एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, इस तरीके से। तो उस तरह से वहां जब पैरामीटर में, जब सपोर्ट में पैरामीटर इन्वॉल्व है तो वो एक्चुअली अब पैरामीटर सैंपल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारे पास रैंडम सैंपल है उस पे हमारा डिपेंड कर रहा है थीटा की वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले वो रेंज निकालने पड़ेंगे। उस केस में क्या करना पड़ता है कि मुझे थीटा का रेंज निकालना पड़ता है, जो लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन बोलूंगा उसको, तो लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन निकालना पड़ता है। फिर उस डोमेन में मुझे ढूंढना है कि वो फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमा है। इस तरह से ये दो तरीका है ना, एक ये तरीका, एक पिछला जो कर रहा था। एक दो और क्वेश्चन देखो और क्लियर होगा। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो मैं देखो सर एक बार, अच्छा आप इससे करा रहे हो, मैं कहता एक बार आप वो एक्सप्लेन करोगे, जैसे यूनिफॉर्म होता है और लेट्स से x है अल्फा से बीटा, तो जब वो जो x है कोमा x1 जैसे जॉइंट में आता है, तो एक बार आप वही एग्जांपल लास्ट क्लास में कराए थे थीटा थीटा प्लस 1, लास्ट क्लास में थे आप कल? नहीं सर, कल की हाँ मिस हो गई। कल मैंने वो कराया था थीटा थीटा प्लस 1 वाला, कल के वीडियो देखो उसमें कराया मैंने, थीटा थीटा प्लस 1 का एमएलई निकाल के दिखाए हैं। तो वहां पे चूंकि यूनिफॉर्म थीटा और थीटा प्लस 1 है, देखो अभी रिपीट कर देता हूँ तो लोगों को थोड़ा समझ भी आ जाएगा। कल भी कराए थे, अभी कराऊंगा थोड़ा और बेटर समझ आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि लेट, ये अभी जैम में ही आया था, ये जैम का ही क्वेश्चन था। सो दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस 1, ठीक। सो ये क्या है, है ना, आईआईडी यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस 1। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले आप पीडीएफ लिख लोगे सैंपल पॉपुलेशन का। तो ये 1/1 कब, जब xi की वैल्यू थीटा से थीटा प्लस 1, इक्वलिटी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे चाहिए लाइक्लीहुड फंक्शन, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, fxi i फ्रॉम 1 to n, ठीक। तो ये आ जाएगा 1 कब, अरे भैया कौन लोग है क्लास में, से बोलता हूँ क्लास में हूँ। हेलो, हाँ जी जी जी, एक्चुअली मैं 6 से 11 क्लास में होता हूँ, मैं क्लास में हूँ, 11:30 तो क्लास होती है।
जी जी जी, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना आप, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भेज देना आप। सो ठीक है, तो ये 1 है और एक्स आई की वैल्यू थीटा जीरो प्लस 1 है। तो हमें अब यहाँ पे एक्साइज में देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप पीडीएफ लिख रहे हो ना, सो ये समझ लो अगर मैं एक्साइज लिख, यहाँ पे एक्साइज के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेरिएबल यहाँ पे थीटा है। अब ये थीटा का फंक्शन है, मुझे थीटा चाहिए कि हाँ यहाँ मुझे ये जानना है कि थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, मुझे ये जानना है यहाँ पे। सो हमें अब ये क्वेश्चन में जानना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। तो उसके लिए अब चेक करो, इसको सिंप्लीफाई करो। ये सैंपल है x1 x2 x3 xn, तो मेरे पास n रैंडम वेरिएबल है, इसकी कुछ वैल्यूज होंगी इन रैंडम वेरिएबल्स की। तो यहां से क्या होगा, यहां से देखो ध्यान से, इसको अलग अलग करो कि मैं थीटा के बारे में सोचना है ना, तो इसको दो पार्ट में लिखेंगे, थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई, यहां से लिखो थीटा प्लस 1, एक मिनट उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, तो थीटा के बारे में देखो, थीटा है ना, सो यहाँ है थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई, यहाँ क्या होगा थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू एक्स आई, इस तरीके से है। सो थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई, थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू एक्स आई। अब क्या होगा, सो यहां से तुम्हें हर आई के लिए ये होगा क्योंकि आप सैंपल है, यहाँ पे आई x1 x2 xn x सारी ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ यूज हो रही है, तो इसका कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा यहाँ से, थीटा लेस देन इक्वल टू व्हाट, बताओ भाई कोई बताओ, व्हाट शुड आई राइट, तो सबका मिनिमम है ना, मिनिमम होगा। यहाँ थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू क्या होगा, है ना, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो लेकिन ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से थीटा चाहिए मुझे, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1, तो यहाँ से मुझे मिला अब कि जो थीटा की वैल्यू है, ठीक, वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लाइक्लीहुड फंक्शन इज 1 व्हेन थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपने क्या डिसाइड किया, अभी आपने जस्ट लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड किए हैं। तो अभी तक हम लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड कर रहे थे, अब मेरा एम क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करना, मतलब थीटा की वो वैल्यू फाइंड करना जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। अब तुम खुद बताओ थीटा ऐसा क्या रखोगे कि ये मैक्सिमम हो जाए, सर ये पूरी रेंज है ना, पूरी इंटरवल। सो एनी वैल्यू इन दिस इंटरवल, this is MLE of theta, so any value in the interval is, ठीक है, तो ये आ जाएगा कि इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू ले लो वो MLE है। इसी को लिखते हैं हम लोग कि लाइक एक जनरल फॉर्म में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लिखना है, सो दैट यू कैन से कि थीटा इज इक्वल टू लैम्डा या 1 माइनस लैम्डा, मर्जी है, लैम्डा टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल लैम्डा बिटवीन 0 एंड 1। तो ये थीटा जो है एक आर्बिट्री नंबर है इस इंटरवल में, इंटरवल के बाहर नहीं जाएगा, तुम लैम्डा को 0 से 1 में कुछ भी लो, वो इंटरवल के बीच का ही पॉइंट देगा आपको, ठीक। इसको लास्ट क्लास एक्सप्लेन भी किया था मैंने पिछले क्लास में। तो यहां से क्या, ये MLE पूरा इंटरवल MLE हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। चलो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करो, तो मैं अभी मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट एक दो और क्वेश्चन करो, फिर MLE का क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो, बताओ क्या आएगा यहाँ पे। तो इसमें कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ मोमेंट का नहीं है, मेन तुमसे यहाँ मीन निकलवा रहा है ये। तुम लोग ट्राई करो, समझ आया तो ट्राई करो, बस डेफिनेशन समझना है कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का क्या मतलब है और MLE का क्या मतलब है। बताओ इसका आंसर क्या होगा 49 का, एक बार लिख लो, मैं दूसरा क्वेश्चन जब तक सर्च करता हूँ ताकि एक साथ बता सको।
सर एक बार क्वेश्चन तो दिखा। हाँ जाओ, दूसरा क्वेश्चन भी, दो क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ। ये तो ये मैथ वाले में आ गया, क्योंकि न्यूमेरिकल में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये लो, इसको भी ट्राई करो। गेट 2022। बताओ, ये दोनों का आंसर बताओ। सर थीटा 2/3 आएगा पहले में, तो मतलब 0.666। ठीक है, क्या क्या है, पहले या दूसरे है क्या? सर बस दूसरा बना रहा हूँ, पहला हाँ पहला था 2/3। बाकी लोग, क्या आपका भी 2/3 आ रहा है? ट्राई करो भाई, तभी सीखोगे। सेकेंड का 16 आ रहा है। 115। हाँ सर 15 ही आया।
सिर्फ 2 लोगों ने बताया, बाकी लोग बताओ भाई, आदित्य, तथागत और बाकी लोग। ठीक है सर। ठीक है, सही आ गया। हाँ अच्छा, तो मैं सॉल्व करूं आगे बढ़ूं, बाकी लोग बताओ, मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं? सर 49 का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके मगर आंसर 2 नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे एक्चुअली आपसे वो मीन निकलवाना चाह रहा है, आपको तो पता ही है कि एक्चुअली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आपको दे रखी है, बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिस। सो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस fx इज समथिंग लाइक लैम्बडा टाइम f1x प्लस 1 माइनस लैम्बडा टाइम f2x। चेक करो, तो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड ये पीडीएफ बनना चाहिए, तो लैम्बडा क्या है देख लो एक बार ध्यान से। सो आपको याद है डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सर। क्या पीडीएफ होता है उसका? 1/2b हाँ, तो b यहाँ 1 है, माइनस x माइनस म्यू अपॉन b, तो b इज 1 हियर, सो 1/2। इसको पीडीएफ अलग करो, कितना एक्स्ट्रा नंबर है यहाँ पे ये बताओ? 1/4 f1x प्लस 3/4 f2x है यहाँ पे, ठीक है। सो टेल मी व्हाट इज दैट f1 x, ठीक हो जाएगा अब। हाँ तो यहां से जब आप ex निकालोगे ना तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम ex1 प्लस 3/4 टाइम ex2। तो x1 इज लाप्लास, x2 इज नॉर्मल, राइट, 1/√2 पाई। तो यहां से आ गया 1/4 एंड लाप्लास में वेरिएंस कितना होता है? वेरिएंस सॉरी मीन, सॉरी नॉट वेरिएंस, यहाँ मीन चाहिए, हाँ मीन, तो ये 2 है, यही 2 ना, हाँ x माइनस म्यू, सो दिस इज 2 एंड प्लस 3/4, 3/4 थीटा। हाँ यस थीटा। तो ये आपका आ गया मीन फाइनली, तो यू गॉट ex फ्रॉम दिस पीडीएफ। नाउ व्हाट वन द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट। अब आपको पता है कि दिस मीन इज इक्वल टू ex इज इक्वल टू व्हाट, x बार, तो यहां से आ गया मतलब 2 प्लस 3 थीटा बाई 4, दिस इज योर ex। तो x बार इज इक्वल टू ex। टू फाइंड x बार दिस नंबर्स आर गिवन। x बार निकालने के लिए x बार क्या होता है 1/n समेशन xi, तो ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 4 से, कितना आएगा बताओ जिन लोगों ने ऐड किया, x बार कितना आया तो फाइनल बता दो। तो ये 2 प्लस 1 ही आया था 1। क्या ये 1 आया था? हाँ ओके ठीक है, आई थिंक वहां से 2 प्लस 2.5 4.5 माइनस 1 3.5/4 आएगा, चेक करो हाँ सर 3.5/4 कैलकुलेशन 3.5/4। तो यहां से अब थीटा निकाल लो, ठीक, तो यही आएगा 2/3। किसी को डाउट है इसमें, चेक करो, हैं हाँ सर हाँ पर है। हाँ पर है, तो अलग अलग आंसर कैसे आ जाता है तुम लोगों का, देखो। सर क्योंकि मैंने 1 ले लिया ना। सो x बार ex, x बार ex है, ex कैसे निकलेगा, ex ऐसे निकलेगा। अब ex आ गया, x बार कैसे निकलेगा 1, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी हैं, सो 1/n समेशन xi बाई n, तो इन सबको ऐड करो, तो ये 2 माइनस 1 है ना 1 और 2.5 प्लस 1 3.5/4 समेशन xi अपॉन n, दिस इज द, ये जो है सैंपल मोमेंट हुआ, राइट साइड पॉपुलेशन मोमेंट है, उसको इक्वल करना है, तो उससे थीटा की जो वैल्यू आएगी वो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर होता है। तो पॉपुलेशन मोमेंट सैंपल मोमेंट इक्वेट कर दो, तो ये आंसर है। तो ये 49 का सॉल्यूशन है। 33 का क्या होगा, और रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 इज टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ। ये पीडीएफ दे दिया आपको, पूछ रहा है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है, फिर से वही ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है x1 x2 x3 x4, 4 रैंडम वेरिएबल है। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर पूछ रहा है आपसे कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या है,
तो फिर से वही है ना, ई एक्स निकालो, ई एक्स यहां से निकाल लोगे एंड एक्स बार निकाल लो। एक्स बार कहां से निकालोगे, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज से। तो 6 + 6 12 + 3 15 + 5 20, तो ये हो गया 20/4, तो ये तो 5 आ गया। अब यहां से ई एक्स बताओ जिसने फाइंड किया, 0 थीटा में इंटीग्रेट करो इसको x टाइम करके, ई एक्स क्या आया, θ/3 आया था। अब दोनों को इक्वल रख दो। तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर में क्या करना होता है, ई एक्स बराबर को x बार करना है, तो θ/3 बराबर 5, सो थीटा बराबर 15, दैट इज द जो थीटा की वैल्यू आई, दैट इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। मतलब एस्टिमेटर होता है बट ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है, इसलिए हम लोग इसका टर्म होना x बार का टर्म पहले निकाल लो आप, x बार रख दो, θ/3 बराबर x बार, तो θ = 3x बार, x बार यहां से निकाल लो ये सॉल्व करके, तो x बार 5 आ जाएगा, 5 3 15, तो कहना तो ये है। तो मेथड एमएलई और मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर इजीली आ जाएगा, इस तरह क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एमएलए कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर वाला हो ही गया, इसमें और ज्यादा और इसका ट्राई करो क्या आएगा। बताओ इसका आंसर बताओ, ट्राई करो एक बार, सीखना है तो ट्राई करना पड़ेगा तभी सीखोगे। क्या बोला, यूनिफॉर्म उस इंटरवल पे है और बोल रहा है x बार ये दे रखा है, s का मतलब ये, अच्छा यहाँ s को डिफाइन किया है इसने कि s 1/n वाला s इसने डिफाइन किया है, तो मतलब ये नहीं बोल रहा होगा सैंपल वेरिएंस है, बस इसने डिफाइन किया s की ये वैल्यू है, तो उसको यूज करके बताओ। तो थीटा कैप एंड सिग्मा कैप बी द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड सिग्मा, देन अब बताओ क्या होगा। यहाँ से अगर तुम ns² की वैल्यू लिखोगे, कई सारे अप्रोच हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा ओपन करने के बाद, σxi² माइनस nx बार स्क्वायर, यही बनेगा ना। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और तुम्हें करना क्या है, 1/n
समेशन एक्स आई बराबर ई एक्स करो, 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर बराबर ई एक्स स्क्वायर करो। ये 2 इक्वेशंस है, इन्हीं 2 इक्वेशन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर इसमें इसका एक्सपेक्टेशन ही निकालना पड़ेगा क्या यूनिफॉर्म का? निकालना पड़ेगा ना, वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या पुट करोगे, यहाँ पे वही तो पुट करना पड़ेगा तुम्हें राइट साइड में। राइट साइड में पॉपुलेशन का मीन और ई एक्स स्क्वायर है ना, वो तो निकालना पड़ेगा वहां से। ऐसे थोड़े आसान भी बना सकते हैं इसको। अगर मैं इनको कंबाइन करूं इक्वेशन 2 को, तो अगर दोनों तरफ मैं अगर माइनस कर दूं यहाँ पे, है ना, तो देखो ना, जरा एस स्क्वायर को अगर लिखूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/n, तो ये n खत्म हो जाएगा। ये भी कर सकते हो तुम, तो ये एस स्क्वायर आ गया। एस स्क्वायर को खोलोगे तो यही आएगा, तो ये भी कर सकते हो, दिस माइनस दिस, तो ये न्यू आ जाएगा। तो मतलब इसी को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर बराबर, ऐसा भी रख सकते हो वेरिएंस ऑफ एक्स, ये काम भी कर सकते हो। जहाँ ये एस स्क्वायर है तो तुम ये भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 इसको ले लो और इन दोनों को मिला के तो इक्वेशन 2 ये बना सकते हो। देखो इन दोनों की हेल्प से मैंने ये बनाए हैं। कैसे, दिस माइनस दिस स्क्वायर, तो इक्वेशन 2 में से इसका स्क्वायर घटा दो, इसको मैं एक्स बार लिख देता हूँ, तो ये एक्स बार है। देखो दिस माइनस दिस स्क्वायर क्या होगा, तुम समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर इसी दोनों को यूज करो, अगर मैं बोलता हूँ कि 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस रिजल्ट, वेरिएंस एस स्क्वायर बराबर दिस। तो ये भी सेकेंड इक्वेशन के तौर पे इसके बजाय आप ये भी यूज कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि इन्हीं दोनों के हेल्प से ये बन के आएगा। तो सेकेंड इक्वेशन तुम ये ले सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन वो ले लो, एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स। अब इन दोनों के हेल्प से तुम डिसाइड करो, जैसे भी तुम्हें करना आता है, तुम खुद ट्राई करो ना, अपना एक तरीका ट्राई करके देखो। सर सिग्मा का प्लस वैल्यूज का एस्टीमेट करना है क्या? हाँ, सिग्मा स्क्वायर का इसको मतलब सिग्मा को एस्टिमेट करना है तुम्हें। तो फिर ऐसा सिग्मा में क्वेश्चंस का बहुत कुछ फॉर्मूला सेम है। क्या क्या, तो इसका वही तो सिग्मा वाला है ना। अरे भाई तो वही तो चीज है, एस बराबर सिग्मा कर दो, क्या दिक्कत है। क्या कह रहे हो, यही कह रहे हो तुम, कुछ और कह रहे हो। हाँ तो यूज कर, ये इक्वेशन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये इक्वेशन यूज है तो मॉडिफाई तो कर ही सकते हो। तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, अब इन 2 इक्वेशन को, इन्हीं दोनों इक्वेशन से मैंने ये बनाए हैं, ये बनाए, तो सेम ही चीज, उसको रूट ले लो दोनों तरफ, ये हो गया एक्स बार इज म्यू, मतलब म्यू मतलब मीन। तो इस तरह से अब ये तो लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास सैंपल है, राइट साइड में पॉपुलेशन, वहां से डिसाइड करो। ये सिग्मा वो वाला सिग्मा नहीं है, ये सिग्मा लिखने का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से है कि, है ना, ये मेरा मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और यहाँ लिखने का मतलब है मेरा मीन ऑफ एक्स। सो यहाँ लिखने का मतलब मेरा ई ऑफ एक्स से है। सो ये इक्वल करो ना, अब तुम्हें रिलेशन ढूंढो कौन सा सेटिस्फाई होगा। सर वैल्यूज आ गई, बस एक बार चेक कर दोगे तो कौन सा है। ऑप्शन कौन सा ट्रू है,
सर बी होगा। पता नहीं, आंसर तो मुझे भी पता नहीं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक तो मुझे समझ में, तुम लोग ऐसा कर नहीं लोगे सिंप्लीफाई? क्या ई एक्स यहाँ से क्या आता है, यूनिफॉर्म ए बी का मीन कितना होता है? ए प्लस बी बाई 2। हाँ, तो उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर आ रहा है ऑफिशियल आंसर की में, देखो क्या है, मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे। सर ये ए और बी में से कोई सा सर एक आ रहा है, क्योंकि सर ये अंदर 3 के ऊपर आ रहा है उससे। अच्छा, सर आपने स्क्रीन ऑफ कर दी है? नहीं दिख तो रहा है, चेक करो दूसरे में। सर नहीं, दिख नहीं रहा। हाँ बाय। सिग्मा और एस में भी फालतू है। चलो, तो कुछ लोग का आंसर आया अभी तक। ठीक है, तो यहाँ से ई एक्स निकालते हैं ए प्लस बी बाई 2। तो ए प्लस बी बाई 2 करेंगे कितना हो गया, 2 थीटा प्लस 1/√3 प्लस √3 टाइम सिग्मा अपॉन 2, यही है ना। तो फाइनली कहने का मतलब थीटा प्लस दिस हो जाएगा, है ना। तो तुम चाहो तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ये, 4/√3। सर उसने फॉल्स पूछा था ना, डी तो नहीं है, डी तो ट्रू है। हाँ, उसने फॉल्स पूछा है, ये भी ध्यान देना है तुम्हें। ये है ना। तो यहाँ से ई एक्स आपका ये फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, चेक करना। अब तुम ई एक्स स्क्वायर मत निकालो, वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस आसान है ना, बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12 कितना होगा। सो बी माइनस ए होल स्क्वायर कितना है भाई, 3s टाइप का रिलेशन आ रहा है। सो √3 माइनस 1/√3 बाई 12, ठीक है। तो वेरिएंस एक्स तुम्हारे पास आ गया। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स लिखेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, है ना। इसको एलसीएम लो, क्या होगा 3 माइनस 1, 4/3, तो 36 ऐसा कुछ। अभी सिग्मा स्क्वायर कैंसिल करोगे तो सिग्मा स्क्वायर बाई 9। ओके, तो अभी से हमने ये फाइंड किया बस कि जो पॉपुलेशन मुझे दे रखा है उसका मीन वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइनली, ये मैंने क्या किया, वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड रूट लेना पड़ेगा मुझे, एक मिनट। तो पहले तो मैं वेरिएंस निकाल रहा हूँ। सो अभी मेरे पास क्या है, टर्म्स में रिलेशन आएगा। हाँ मतलब वेरिएंस एक्स है अभी, ठीक है ना, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं रूट लेता हूँ दो तरफ तो क्या होगा, इफ आई टेक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सो क्या आएगा यहाँ पे, यही कंफ्यूजन हुआ शायद आप लोगों को। प्लस माइनस आएगा क्या? प्लस माइनस क्यों आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव होता है क्या? हाँ नेगेटिव नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नेवर नेगेटिव।
तुम्हें यहाँ बता रखा है सिग्मा पॉजिटिव है, तो मतलब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर नॉन नेगेटिव नंबर, तो कभी प्लस माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ एक मतलब यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये मिला कि स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं होगा, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, जीरो हो सकता है एक डिजेनरेट केस में, अदरवाइज पॉजिटिव रहेगा। तो अब देख लो क्या मिल नहीं गया हमारे पास। सो यहां से क्या क्या इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, एक है x बार इज इक्वल टू e ऑफ x। तो फाइनली e ऑफ x आया था थीटा प्लस 4/2√3 सिग्मा, और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया सिग्मा बाई 3। अब ये दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या तुम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो अभी भी? हो जाएगा भाई, यही है, सिंप्लीफाई करो जरा। अच्छा मुझे थीटा हटाना था ना, तो थीटा को x बार और s के टर्म्स में कर दीजिए। हाँ वैसे कर लो, मतलब एक इसका रिमूव कर लो, एक मिनट एक काम करो, तो s भी तो यूज करना, तो मतलब यहां से तुम थीटा कितना आ गया, x बार माइनस कितना 4/2√3 सिग्मा, 4/2√3, और सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन से 3s। चेक कर लो भाई, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अब इसी तुम्हें ऑप्शन तक पहुंचना है। ऑप्शन क्या है, थीटा और सिग्मा कैप उसमें है। अच्छा थीटा वो है ना, हाँ अरे तो एक मिनट, तुम्हारे पास ये दो इक्वेशन इस ऑप्शन पुट करके देख लो क्या दिक्कत है इसमें। एक मिनट, ये है ना, इसने क्या बोला है कि थीटा कैप एंड सिग्मा कैप विद द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ थीटा एंड सिग्मा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मतलब ये थीटा कैप ये सिग्मा है, क्या दिक्कत है? तो पूछा फॉल्स कौन सा है, तो पुट करके देख लो सब में, है ना, उस तरह से आ जाएगा एक कि x बार और s की वैल्यू राइट साइड में पुट कर लो ना, दिख जाएगा। हाँ तो सही बोले। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, तो यहाँ पुट करके तुम्हें पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो C मतलब फॉल्स है। x बार इसका टर्म में आ गया, s भी इसका टर्म में आ गया, तो एक काम करो किसी एक साइड में पुट कर लो वैल्यू, या तो थीटा कैप या सिग्मा है ना, या x बार s को ही रिप्लेस करके देख लो। तो इधर ही काम करो, राइट साइड को ही तुम x बार की जगह ये रखो, थीटा s की जगह ये रखो, और चेक कर लो ऑप्शन से। तो यहाँ पे है ना, ये हमारे पास मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का कॉन्सेप्ट है। तो हमें थोड़ा कहा कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस स्क्वायर और वेरिएंस इजीली निकालना है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। कैसे कंबाइन किया, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर को माइनस किया, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर को माइनस किया, तो ये बना लेफ्ट साइड, राइट साइड x को माइनस दिस, यही वेरिएंस होता है। तो एस स्क्वायर, ये भी याद रख सकते हो तुम कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, आप चाहो तो ये भी, क्योंकि मैंने यहाँ कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में तो काम कर नहीं रहा हूँ, मैं इन जनरल कर रहा हूँ, तो मैं एस स्क्वायर बड़ा और वेरिएंस x भी यूज कर सकता हूँ, मतलब एस स्क्वायर बड़ा और वेरिएंस x ये भी यूज कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आई कैन यूज दिस। यहाँ पे ध्यान रखना, ये एस स्क्वायर वो सैंपल वेरिएंस वाला नहीं है, वो ये वाला है, तो कुछ नया स्मॉल एस स्क्वायर बोल दो चाहो तो वो है यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ इसने डिफाइन कर रखा है पहले से, तो वो मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये नहीं कहा सैंपल वेरिएंस है। ठीक है, एनीवे इतना टाइम तो नहीं लगना था। देखो कुछ एमएलई पे क्वेश्चन कर लो, तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर हो गया, कुछ एमएलई पे कर लो तो लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ताकि तुम्हारे डर खत्म हो। कुछ लोगों को ये एस्टिमेशन से डर लगता है, देखो राजा आना बंद कर दिया, उसको लग रहा है कि उसको हवा नहीं लग रहा कुछ, तो ऐसा है। क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो पहली बार ये देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है क्या ही चल रहा है ये, ऐसा लगता है ना, जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं। लेकिन थोड़े दिन वर्क करो, बहुत आसान है ये, थोड़ा तुम ट्राई तो करो ये चीजें। लो यही ट्राई करो, ये 2023 का ही क्वेश्चन है, लो जैम 2023 का। अब जैसे साथ में टिकोगे तभी तो, मैदान छोड़ के भाग जाओगे तो हारना पक्का है, जब टिके रहोगे तो जीतोगे, ये है। बताओ जल्दी बताओ, इतना टाइम मत लो ज्यादा, जल्दी जो आंसर आता बैठे मत रहो करके, आंसर बताओ, ताकि ये तो मैं सॉल्व करूं या वेरीफाई कर लो।
और एमएलई पे बेस्ड तुम बुक के थोड़े से एग्जांपल्स कर दो ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, तुम कर सकते हो। पीवाईक्यूज उठा के एस्टिमेशन के इतने सारे पीवाईक्यू है, असाइनमेंट नॉन पीवाईक्यू भी बहुत सारे ड्राइव में, उसको सॉल्व कर लो कुछ उठा के। जो डाउट हो रहा है कल 6 to 7 पूछो, कल डाउट क्लास में 9 to 11 पूछो। तो कल मैं आगे कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्ट करूंगा, ये लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। पहले मैं कॉन्फिडेंस लेवल ही कराऊंगा कल। तो क्या बोला है जो मैं ही कर देता हूँ। x1 x2 x3 x4 दे रखा है और सैंपल साइज 4 हैविंग दिस। पूछ रहा है कि एमएलई बताओ किसका, वेरिएंस x1 का। तो पहले तो वेरिएंस x1 निकाल लो तुम। तो मैं इसका वो बता देता हूँ, दो रिजल्ट बता देता हूँ, टाइम तो है नहीं। देखो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई। देखो यहाँ क्या कहता है, ये थ्योरम है कि इफ T is MLE of theta, then क्या होगा? G of T is MLE of G theta. हाँ G क्या होगा वहाँ पे? कोई वैसी कंडीशन है क्या? 1-1 या कुछ वैसी कोई कंडीशन तो नहीं, यहाँ पे 1-1 नहीं चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कंसिस्टेंट के लिए, और 1-1 होना चाहिए था सफिशिएंट के लिए। यहाँ कोई फंक्शन चलेगा। तो GT is the MLE of G theta, ठीक है, where G is any function, G कोई भी फंक्शन चलेगा, ठीक है। सो एक तो ये हो गया। दूसरा थ्योरम कि जो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तीसरा थ्योरम जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है। इसका बहुत रेयर एग्जांपल है, सो अंडर सम रेगुलेटरी कंडीशन इट हैपेंस, बट जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे लेवल पे ये वर्क करेगा। सो एमएलई इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो ये तुम यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये होगा ठीक। तो ये रिजल्ट तुम लोग यूज कर सकते हो। आगे और कोई रिजल्ट है? तो एमएलई और आज हमने क्या डिस्कस किया? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर और मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। बाकी कुछ बुक्स में तुम और क्वेश्चंस ट्राई करो, जो डाउट है कल 6 to 7 डाउट में डिस्कस कर सकते हो, या फिर कल 9 to 11 में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं डिस्कस नहीं किया, अभी वो कर सकते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म, जैसे एक कुछ का डिस्कस किया ना कि जैसे अब नॉर्मल है, नॉर्मल का क्या होगा। तो नॉर्मल में अगर मैं प्रूफ करूं, क्योंकि प्रूफ तो किया नहीं मैंने, तो अगर क्वेश्चन लिखता मैं लेट, तो तुम ये देखो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब तुम्हारा तुम घर पे जाके थोड़ा जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ट्राई करके देखो, या कोई जो बुक है उसके एग्जांपल्स देखो, तो उसमें ये होगा। सो मान लो ये रैंडम सैंपल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूंगा। तो यहाँ 2 वेरिएबल में लाइक्लीहुड फंक्शन आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं बस बता देता हूँ कि एमएलई ऑफ म्यू जो आएगा वो x बार आएगा, एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर आएगा। ये यहाँ पे आएगा एमएलई जो होगा। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है कैसे, तो फिर प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे? तो लाइक्लीहुड फंक्शन है तो फिर लॉग लाइक्लीहुड ले लो, लॉग एल। तो पहले तुम म्यू के रेस्पेक्ट में काम करो, अगर तुम्हें म्यू है ना क्या चाहिए तो। फिर उसके बाद हालांकि है ना, इसको तुम अभी सिग्मा, इसको 2 का फंक्शन होगा, फिर ये स्मॉल एल बोल दो, इसको लॉग लगा दिया ना, तो स्मॉल एल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अब तुम क्या करोगे, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, एल को म्यू के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो। सो डेल कर दो या डेल डी कर दो, कोई बात नहीं। तो इसको 0 पुट करो, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लो जो x बार ही आएगी, तो ये तुम्हारा x बार ही आएगी। फिर तुम डेल एल अपॉन डेल सिग्मा स्क्वायर निकालो, इसको 0 पुट करो, तो यहाँ से जो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। अगर म्यू आता है तो म्यू वापस तुम्हें x बार से रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो ये आएगा 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, इस तरह से। तो ये यहाँ से ये तरीका बताया कैसा। जैसे बाकी क्वेश्चन का तरीका है, कॉन्सेप्ट क्लियर तुम्हारा है तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा कि मुझे समहाउ लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो जो पैरामीटर की वैल्यू आई वो एमएलई है। सैंपल मोमेंट पॉपुलेशन मोमेंट इक्वल करना है, जो पैरामीटर की वैल्यू आएगी वो मेथड मोमेंट एस्टिमेटर है। अब क्वेश्चन कोई भी हो, सॉल्व इसी तरीके से होगा।
तो उसके लिए तुम कुछ असाइनमेंट सॉल्व करके देखो, बुक के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डाउट है डिस्कस करो मेरे साथ, कोई भी क्वेश्चन है ना, इस तरीके से। हाँ ये बताओ वेरिएंस क्या आएगा यहाँ, पहले बताओ वेरिएंस निकाल के बताओ। वेरिएंस क्या x1 का, यहाँ से वेरिएंस निकाल लोगे। ये गामा एक्चुअली x जो है गामा 2 कॉमा थीटा, ये कौन सा वाला गामा है जिसका ये पीडीएफ है, 1 गामा अल्फा, गामा अल्फा ठीक है ना, बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर x बाई बीटा, ये वाला पीडीएफ है। तो बताओ यहाँ से वेरिएंस कितना आएगा इस केस में, 2 थीटा स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये जब होता है तो इसका एक्सपेक्टेशन आता है अल्फा इंटू बीटा, इसका वेरिएंस आता है अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्म है, ये देख लो। तो चेक कर लो एक बारी, ठीक है ना। तो गामा अल्फा की जगह तुम्हारे पास, तो यहाँ अल्फा की जगह 2 है और बीटा की जगह तुम्हारा थीटा है, तो ये हो गया 2 थीटा स्क्वायर। इसका एमएलई पूछ रहा है तुमसे, तो इसका थीटा का तो निकाल लो। तो थीटा का एमएलई कैसे निकालोगे, तो फिर से लाइक्लीहुड फंक्शन कितना है, अच्छा तुम ऑब्जर्व वैल्यू निकाल लिए ना। ये क्या आ रहा है लाइक्लीहुड, थीटा कैप क्या आ रहा है, एमएलई क्या आ रहा है, ये पूछ रहा हूँ मैं थीटा का। अच्छा ये बोलना x बार बाई 2, ओके। तो ये आपका आ रहा है x बार बाई 2। अब सब लोगों को पता चल गया ना कैसे निकालना है, ये कैसे बता रहा है x बार बाई 2। हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पैरामीटर जो सपोर्ट है वो पैरामीटर से फ्री है, तो इस केस में कोई ऑर्डर स्टैट्स का चक्कर नहीं पड़ेगा, ठीक। ऑर्डर स्टैट्स चक्कर कब पड़ता है, जब यहाँ पे पैरामीटर अवेलेबल रहता है। तो यहाँ सिंपली लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम पड़ी है, लॉग लगा लो, लॉग आएगी फंक्शन, फिर डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, थीटा की कुछ वैल्यू आएगी, जैसे इसने बताया कि x बार बाई 2 आएगी। तो ये एमएलई हो गया किसका, थीटा का। मुझे इसका चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 टाइम x बार बाई 2 का होल स्क्वायर, ये इसका एमएलई है। थीटा का एमएलई x बार बाई 2 है, तो इसका एमएलई ये होगा। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, तो 2 टाइम x बार स्क्वायर बाई 4, x बार स्क्वायर बाई 2 कर दो सॉल्व, x बार यहां से निकल जाएगा, ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो, बोलो भाई। सर आ गया 8 आ गया, ओके। तो डाउट हो तो बताओ, अगर कुछ ऐसा डाउट ऐसे नहीं आएगा है ना। तो अभी हम लोग असाइनमेंट तुम भी कर सकते हो, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज मेनली जो मैंने आज कुछ ज्यादा कराया नहीं है, आज हमने जस्ट मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर डिस्कस किया और एमएलए डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चंस किए। अब तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर डाउट पूछो। तो नेक्स्ट क्लास में ये एक रह गया तुम्हारा लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो ये मैं कराऊंगा अभी। तो ये मैं एक थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो पहले ये करवा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में पहले ये करवाता हूँ मैं, क्योंकि एक क्लास में ये पूरा एक क्लास में यही कराऊंगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर ऑफ, तो कल मैं ये पार्ट कराया कंप्लीट करूंगा, फिर परसों ये करा दूंगा लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एंड एप्लीकेशन। तो मतलब 2 दिन का ये एस्टिमेट है, बट जरूरी नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि मैं इतना स्लो थोड़ा पढ़ाता हूँ, तो 3-4 दिन लग जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं ट्राई करूंगा कल ये कंप्लीट हो जाए, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद एक क्लास में रिग्रेशन वाले पार्ट, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर डिस्कशन करेंगे इसके, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ असाइनमेंट्स, फिर ये आएंगे, ठीक है। अभी मैं ये महीना विंडो लेके चल रहा हूँ, मैं जल्दी नहीं है मुझे, मतलब मैं चाहता हूँ इस पूरे महीने तक भी एक अच्छे से कंप्लीट, जल्दीबाजी में कंप्लीट क्या फायदा है कंप्लीट करने का, ये कि तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगा, तो जल्दी करना क्या ही होगा खत्म करके, ठीक है। तो ये है कि अभी 2 दिन और लेते हैं इस पे, फिर उसके बाद ये, तो मैं चाहता हूँ 1 तारीख तक चले, कोई दिक्कत नहीं। 1 के बाद हम लोग PYQ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ईयर वाइज, ठीक है जी। सर एक्चुअली हमारे कॉलेज स्कूल में तो जरा टेस्ट में एक 2 दिन में गैप हो जाएगा क्या? टेस्ट अवेलेबल रहेगा ना तुम्हारे साथ, पोर्टल डेली अपलोड हो रहा है। तो होता क्या है ना, शायद हाँ मैसेज आया कि वो तो इरेगुलर अब आएगा, तो कुछ हाँ मतलब वो ज्योति मैसेज की थी ना, वो डेली अपलोड करेगी एक टेस्ट। जैसे अभी तक पोर्टल पे 6 टेस्ट है, आज 7वां अपलोड हुआ है, कल 8वां, 9वां, 10वां चलता रहेगा। तो होगा क्या कि कुछ दिन बाद बहुत इकट्ठा हो जाएगा, उसको देंगे कैसे? तो तुम डिसाइड करो, रोज एक टेस्ट दो या तो रोज एक टेस्ट दो, वो तो अब तुम्हें एनालाइज करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो वही तो मैनेज करना है तुम्हें। जैसे मैंने 100 टेस्ट बोला है, तो 100 टेस्ट मैं करवाऊंगा, कम से कम 100 टेस्ट होगा, लेकिन
अब तुम्हें उसको करना है। अब डाउट डिस्कशन जो कि अभी नहीं कराऊंगा मैं, डाउट डिस्कशन इसका एक बार PYQ जब कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार ये मुझे होगा कि मैंने तुम्हें सिलेबस करा दिया, PYQ करा दिया, मतलब एग्जाम को तुम एक बार अच्छे से जान गए। अब हम लोग टेस्ट सीरीज जब करेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये जैम जैसा है, ये जैम जैसा नहीं है, एग्जाम की तरह तुम भी बता पाओगे कैसे। तुम एक बार जैम के लिए तैयार हो गए कि भाई तुम्हें पूरा सिलेबस एक एक चीज पता चल गया, फिर एक एक क्वेश्चन जैम, PYQ और गेट का भी जो सिलेबस तुम्हारा है वो कंप्लीट हो गया, तो तुम एग्जाम के अच्छे लेवल पे पहुंच गए, एक अच्छा लेवल तुम्हारा बन गया। जो इतने सिंसियर बच्चा है वो कम से कम पहुंच ही जाएगा अच्छा लेवल पे, जो खुद भी वर्क कर रहा है, ये है। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी तुम्हारा काम है, तुम देखो कैसे कर सकते हो, मैनेज करो थोड़ा सा। तो सर मैं ये बोला सर तब तक ये चल रहा है एस्टिमेशन वगैरह, तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, पर कम समझ आ रहा है, तो तब तक के लिए बस ये 2 दिन का भी गैप होता है तो मैं मैनेज कर लेता है। अरे तो देखो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टेस्ट रहेगा। मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब मान लो 10 दिन बाद 10 टेस्ट अपलोड हो गए, तो अब तुम क्या, मैं डिले क्यों करूंगा? जो बच्चा रेगुलर दे रहा है रेगुलर अपलोड करना पड़ेगा ना मुझे, तुम्हारे तक डिले क्यों करूंगा मैं? कोई और बच्चा तो है जो रेगुलर अगर होगा टेस्ट देगा, तो कहने का मतलब कोई टेंशन नहीं है। तुम कभी संडे को बैठ के 3 टेस्ट निपटा लो, फिर ऐसा है तो किसी संडे बैठ के 3 टेस्ट दे दो, 3 टेस्ट दो, फिर क्या करो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है फोटो खींच के भेजो मुझे ग्रुप में। फिर डाउट क्लास संडे अभी 6 to 11 डाउट क्लास होगी, इस संडे भी और संडे भी डेली 1 घंटे डाउट क्लास चल रहा है, हर संडे 6 से 11 इस संडे डाउट क्लास होगी। तो तुम अपना डाउट पूछ लो, ये मेरे भरोसे मत बैठो कि मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं वो मेरा फोकस अभी टेस्ट सीरीज एंड की चीज होती है ना। तो पहले फोकस है सिलेबस ढंग से करना, PYQ ढंग से करना, असाइनमेंट साथ में कर ही रहे हम लोग, तो एंड में टेस्ट वाली चीजें एंड में। तो मेरा फोकस नवंबर से टेस्ट पे जाएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी रोज टेस्ट डिस्कशन ही होगा। ये 100 दिन बच जाएंगे ना, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और फरवरी में 10 दिन, तो ये 100 डेज अराउंड डेली टेस्ट ही डिस्कस होगा। तो वो उधर एंड में टेस्ट की चीजें एंड में रहेगी, ताकि टेस्ट क्या है कि तुम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो अपना कि तुम्हारा किस लेवल तक तुम्हारी तैयारी है। लेकिन पहले एग्जाम को तो समझ लो। तो अभी ठीक है, तुम थोड़ा सा गैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये फुल लेंथ कब से शुरू होगा? फुल लेंथ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, अभी यूनिट वाइज चल रहा होगा, उसके बाद हालांकि अपलोड फुल लेंथ भी हो रहा होगा, तो वो देखना उसमें लिखा होगा फुल लेंथ, मतलब बहुत सारे पेपर्स बन गए हैं, वो अपलोड हो रहे हैं, तुम लोग को एक्सेस नहीं मिला होगा अभी, तो फुल लेंथ भी है। लेकिन अच्छा, सारा 100% सिलेबस है उसमें? नहीं 60 क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, वो मतलब एक मतलब वो हाँ मतलब 60 क्वेश्चन है, लेंथ फुल है, लेकिन वो टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसा पूरा सिलेबस कवर नहीं करता अभी। हाँ, अभी पूरा सिलेबस कवर नहीं कर रहा, वो सिलेबस कवर करेगा जब हम लोग अभी एक बार सिलेबस खुद कंप्लीट कर लेंगे, तभी तो हम फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। क्योंकि ऐसा बैच 2 में बच्चे ऐसे हैं जो बैच 1 की रिकॉर्डिंग देखते हैं या अभी भी हैं, तो उस तरह से लोग हैं, तो अपना समहाउ बच्चों की जिम्मेदारी है कि कंप्लीट करना है। लाइव चल रहा है 7 to 9, 9 to 11 कंप्लीट हो गया है, तो 9 to 11 वाली रिकॉर्डिंग सबके पास है, तो वहां देख के कंप्लीट कर लो, या फिर लाइव में करना लाइव में करो, उस तरह से है। तो मतलब वो तो देखो तुम्हारा लाइफ है, तुम्हें अपने हिसाब, तुम्हें अपना स्ट्रेंथ वीकनेस पता है, तो तुम्हें अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि मैं क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए खराब है। अब मेरा क्या है, मैं तो अपने हिसाब से जो मैं कर सकता हूँ बच्चों को, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ठीक है जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। अब तुम्हें जैसे मैं 5 घंटे क्लास डेली दे रहा हूँ, टेस्ट चल रहा है, तो इस तरह चलता रहेगा। तो तुम देखो मैनेज कैसे कर सकते हो। देखो टेंशन लो, इतना सफिशिएंट मैं तैयारी करा रहा हूँ,